So good evening everyone. So let's start the mind management classes. So मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे प्रिंसिपल को हम लोग ने कवर किया था। ठीक है ना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने कवर कर दिया था, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ हमने कवर कर लिया था। जो भी लोग न्यू ज्वाइन किए हैं इस सेशंस में, आप लोग हमारे प्रीवियस ईयर लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने क्लियरली सारा चीज़ को डिफाइन किया है। ठीक है ना। फिर हमने क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, इसमें इसको समझा था, इन डिटेल्स में समझा था कि ये कब आया, कैसे आया। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग ख़त्म किए थे। ठीक है ना। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारे को हम लोग एक ब्रीफली हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर यूनिट 2 में आएंगे, जिसमें हम लोग मेनली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग को हम लोग को खत्म करना है। ठीक है ना। ये सारे डिटेल्स इसके हैं, फिर जाएंगे प्लानिंग में। ठीक है। सो थोड़ा आज हम लोग फास्ट कवर करेंगे, बिकॉज हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ओके, देन वी हैव टू कंप्लीट इट। ओके, सो हम लोग ने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी क्या होता है, बेसिकली हमें एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, डिसिप्लिन मेंटेन करवा रहे हो। दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द प्रिंसिपल कुड बी यूज्ड बाय मैनेजर टू कोऑर्डिनेट इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब आप क्या कर सको, कोऑर्डिनेट कर पाओ। क्या कर पाओ, यू हैव टू कोऑर्डिनेट इंटरनल एक्टिविटीज। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक माइंस है, जहाँ पर एक ये ट्रायंगुलेशन बनाया, मतलब ये हायरार्की इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे टॉप में आपका ओनर, एजेंट, मैनेजर रहते हैं। फिर उसके बाद सेकंड डाउन द लाइन में प्रोडक्शन ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं। फिर डाउन द लाइन सेफ्टी इंचार्ज, ये लोग रहते हैं। इस तरीके से एक हायरार्की बनता है। ठीक है, तो इतने बड़े हायरार्की को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट चाहिए। फॉर दैट वी नीड द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सिमिलरली हेनरी फॉल, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ये हेनरी फॉल ने दिया था। ठीक है, गिव अ न्यू परसेप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ही इंट्रोड्यूस जनरल थ्योरी ऑफ द थ्योरी दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी डिपार्टमेंट। द फॉल थ्योरी इज practiced by the manager to organize a regular interval of organization and concentration of accomplishing the managerial efficiency. Okay, so the Henry Ford developed the theory of management. According to him, business operation and organization could divide into 6 categories. तो हेनरी फॉर्ड ने क्या किया, मतलब हेनरी फॉर्ड ने ये देखा कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्क्स होते हैं। अगर मैं माइनिंग की बात करूँ, अगर लेट एग्जांपल, अगर मैं माइंस की बात करता हूँ, वेट, अगर मैं माइंस की बात करूँ, ठीक है, लेट एग्जांपल, तो हमारा माइंस है। ओके, तो वहाँ इस माइंस में, ये हमारा जो माइंस है, उसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट आते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट स्टोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ईएनएम होगा। ठीक है, ठीक है, ईएनएम होगा। उसके बाद सेकेंड डिपार्टमेंट आ जाएगा तुमको प्रोडक्शन। ओके, फिर आ जाएगा एचआर, फिर आ जाएगा तुमको कमर्शियल। तो इस तरीके से हेनरी फॉर्ड ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बांट रखे हैं मैनेजमेंट में। ठीक है, जो हमको ये क्या करता है, ये हमको डिस्क्राइब करता है, बताता है कि माइंस को कैसे रनिंग करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट रन करेंगे। जैसे पहला डिपार्टमेंट होगा टेक्निकल, दूसरा कमर्शियल, तीसरा फाइनेंस, चौथा सिक्योरिटी, पांचवा अकाउंटिंग और छठा मैनेजर। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट मिलके हमारा क्या होता है, ये ऑल डिपार्टमेंट्स मिलके हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, देखो टेक्निकल में क्या होगा, प्रोड्यूसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट।
मतलब जो टेक्निकल पार्ट है उसमें या तो हम कोल एक्सकैवेशन कर रहे होंगे, ठीक है, या हम लोग ये कर रहे हैं कमर्शियल, मतलब बाइंग एंड सेलिंग, मतलब मान लो हम अगर कोयला माइंस ओपन कर रहे हैं तो हमको कॉन्ट्रैक्टर को हैंडल करना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रैक्टर को इंगेजमेंट करना पड़ेगा फॉर दैट बाइंग सेलिंग एक्सचेंज, कोल को जो हम सेल कर रहे हैं, ये सारे चीज़ कमर्शियल डिपार्टमेंट देखेंगे। फाइनेंस फॉर सर्चिंग ऑफ ऑप्टिमल एंड कैपिटल, मतलब जो भी कैपिटल, जो भी मतलब पैसा है, जो भी रिसोर्सेज है, उसको ऑप्टिमम यूज को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे माइंस है, मान लो एक बड़ा ओपन कास्ट माइंस है, लेट अस कंसीडर एक अ बिग ओपन कास्ट माइंस देयर, ओके, एक बड़ा ओपन कास्ट माइन है, तो जो भी इसमें HEMM लगेगा, ठीक है, या जो भी माइन इंफ्रा लगेगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स क्या होंगे, एक मतलब इसमें सारे क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व, कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करने को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस, ठीक है। प्रदीप एंड पटेल, इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट होता है तो हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑन दैट टाइम, ओके। ओके, सो ये हमारा था टेक्निकल पार्ट, फाइनेंस पार्ट। सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉय एंड प्रॉपर्टी, मतलब डेफिनेटली आप देखो, अगर आप एक माइंस ओपन किए हो तो माइंस क्या होता है, एक हमारा रिमोट लोकेशन होता है, ठीक है, हमारा माइंस क्या होता है, रिमोट लोकेशन होता है, रिमोट लोकेशन होता है, ठीक है। तो हमको एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ही बचना है, तो उसके लिए हमें क्या है, एक सिक्योरिटी गेट बनाना है, वहाँ पर सिक्योरिटी बैरियर रखना है, सिक्योरिटी का आपका मैन पावर होना चाहिए टू हैंडल द माइनिंग स्टेक होल्डर्स, ओके। तो हमारे इसलिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाउंटिंग, रिकॉर्ड टेकिंग, कॉस्ट प्रॉफिट लाइबिलिटीज, मेंटेनिंग बैलेंस शीट एंड कंपाइलिंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि आपको अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है माइनिंग में। देखो, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है वो आपको पूरा, वो भी कितना निकला, कोर कितना निकला, ओबी का कॉस्ट कितना आया, कोर का कॉस्ट कितना आया, ठीक है, कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा को हमारा ग्राफ में प्लॉट करता है ये अकाउंट सेक्टर, ठीक है। ये सारे को अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। मैनेजर मतलब जिसमें, अब ये जो पॉइंट है ये हमारा माइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास मैनेजर करते हैं, जो आप लोग करेंगे, जो आप लोग फर्स्ट क्लास बनने के बाद करेंगे, जितने भी मैनेजरियल पोजिशंस हैं, मैनेजरियल पोजिशंस हैं, ठीक है, ये पोजीशन जो बने हैं, ये बेसिकली इसलिए बने हैं ताकि आप पूरी माइंस की एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है, कंट्रोल कर पाओ, कोऑर्डिनेट कर पाओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और इस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आता है पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, चिंता मत करो, हम लोग सारा सारा इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, एंड पांचवा कंट्रोलिंग, ठीक है। ये सारे 5 पार्ट आते हैं हमको, किसमें आते हैं, इसमें आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मैंने कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग बोला था, इसमें डिटेल में होता है कॉस्ट डीसी, लर्न करें कॉस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सारे जो थे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट थ्योरी में आता है, ठीक है। इन सब के आधार पे जो, आशीष प्लीज कंफर्म मी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना, इज माई वॉइस इज ऑडिबल, एनीवन कंफर्म इन चैट बॉक्स। कोई भी एक कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, जस्ट 1 मिनट, आई एम कमिंग ना। यस, किसी को भी कोई भी डाउट हो आप हमसे डायरेक्टली चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। सो हम लोग क्या कर रहे थे, अब हम लोग ने ये समझ लिया, ओके भाई, ये सारे जो चीज़ होते हैं हमारा मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंटलाइज जो होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हेनरी
14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हेनरी फॉयल्स। ओके, मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है हमारे लेक्चर्स नंबर इन द लेक्चर्स 3, 4 to 7। आप ये लेक्चर को प्रेफर करना, माइंड मैनेजमेंट का मैंने किया है। मैं डिटेल्स में यहाँ पर अगेन आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। ठीक है, ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत वीवीआई है, दैट इज वीवीआई। आप सबको इससे क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही। ठीक है, तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, हेनरी बिलीव दैट द सेग्रीगेशन ऑफ वर्कफोर्स अराउंड द वर्कर विल इनहैंस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सिमिलरली ही कंक्लूड द डिवीजन ऑफ वर्क इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, एक्यूरेसी, स्पीड ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजर एज वेल एज टेक्निकल वर्क लेवल। देखो, पहला प्रिंसिपल जो आपका हेनरी का जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है? पहला प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, देखो हेनरी फॉयल जो थे, आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हु वाज हेनरी फॉयल, तो वो क्या है, जो ने जिसने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल दिया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया था 14 प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कि आप क्या करो, जो वर्क है ना उसको डिवाइड कर दो अमॉन्ग द ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 4 में, ग्रुप 5 में, ग्रुप 6 में। ठीक है, ऊपर से बाद 3 शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ऐसे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन ग्रुप है, ये सेफ्टी ग्रुप है, ये प्लानिंग ग्रुप है, ये आपको सर्वे ग्रुप है, ये आपको सुपरवाइजर ग्रुप है, ये आपको ईएनएम ग्रुप है, एंड देन वर्क को डिवाइड करके वहाँ पर आप काम करो। ठीक है, इससे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट आपका 100% अगर परफॉर्म करेगा तो आपका माइंड में क्या होगा, 100% प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी बिकॉज आपने क्या किया, वर्क को डिवाइड कर दिया, एक समूह बना दिया। दूसरा आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होता है, आप लोग जाते हैं माइंस में, तो आपको माइंस में क्या करता है, एक ऑथराइजेशन देता है। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एज पर सीएमआर, एज पर एमएमआर, आपको सो ऑल्सो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड सेफ्टी नॉर्म्स को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल इज द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, देयर दीज आर टू की एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का हिंदी होता है प्रबंधक। ठीक है, और प्रबंधक का दो एस्पेक्ट होता है। ठीक है, देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ऑथोरिटी facilitate the management to work efficiently and responsibility make responsible to work them under guidance of leadership। देखो, ऑथोरिटी, हेनरी फॉयल ने ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लाया, और ये हमारा सीएमआर में, ये हमारे सीएमआर में ऐसा क्यों हो जाता है। सेकंड जो प्रिंसिपल है, सेकंड प्रिंसिपल इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, आप किसी माइंस में जब भी जाओगे, ठीक है, किसी माइंस में जब भी जाओगे तो क्या होगा, आपको वहाँ जाने के बाद आपको एक ऑथराइजेशन कार्ड मिलता है मैनेजर का। ठीक है, उस ऑथराइजेशन कार्ड में लिखा रहता है कि एज पर माइंस एक्ट 1952 आपको यहाँ पर ऑथराइजेशन दिया जा रहा है और आप माइंस में जाके सो एंड सो वर्क करने वाले हो। ठीक है, एक जब भी आप माइंस में एंट्री करते होगे तो आप देखोगे द फर्स्ट एंट्री यू माइंस, द माइंस मैनेजर, माइन मैनेजर इशूड, क्या इशूड करता है, ऑथराइजेशन कार्ड। ठीक है, एवरी ऑपरेटर, सुपरवाइजर, ओवरमैन, सबको ये ऑथराइजेशन कार्ड मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना पड़ता है और यहाँ पर आप सिग्नेचर करते हैं, काउंटर साइन माइंस में करते हैं, उसका मोहर लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस ऑथराइजेशन से क्या होगा, ये आपको ऑथराइजेशन तभी दी जाती है जब आप वीटीसी में आपका ट्रेनिंग हो जाता है, आपका फॉर्म ओ, मतलब फॉर्म ओ मतलब मेडिकल रिपोर्ट आपका फिट है। ठीक है, आपका फॉर्म ए एम्प्लॉय रजिस्टर, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों फील्ड है। ठीक है, और आपकी सारी डॉक्यूमेंट जमा है किसमें, पर्सनल डिपार्टमेंट, जो मैं आपको बताऊंगा पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट में। देन जाके आपको ये ऑथराइज करता है, आप माइंस में काम करने के लिए ऑथराइज हो, मतलब कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, उसके बाद उनको दिया जाता है, उसके पास दिया जाता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि अगर आप ओवरमैन हो तो आपका
एज पर CMR आपको ये सारा देखना है, आपको गवर्नमेंट डायरी को फिल करना है कि आपने डंप इंस्पेक्ट किया कि नहीं किया, आपने आपने बेंच को इंस्पेक्शन किया कि नहीं किया, वहाँ पर क्या पाया, कौन सा रिड्यूस लेवल पे क्या क्या काम हो रहे थे। ये सारे जो माइन्यूट लेवल का चीज़ है वो आपको बेसिकली इसमें सिखाता है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, थर्ड आता है डिसिप्लिन। Discipline principle is very important. Without discipline, nothing can be accomplished. It is the core value of any project of any management. Good performance of sensible irrelation make the management job easy and comprehensive. Employ good behavior helps the smoothly and business. देखो, without discipline आप क्या करोगे, कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल why the third principle is discipline। डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आप वर्कर हो तो आपको कंसिक्वेंस मैनेजमेंट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कंसिक्वेंस मैनेजमेंट। इससे क्या होगा, अगर आप मान लो कोई गलती करते हो या आप टाइम पे नहीं आते हो तो आपको क्या होगा, आपको सोकॉस नोटिस मिलता है, S1 मिलता है। ठीक है, तो सोकॉस SCN जो होता है ये आपको क्या करता है, आपके कैरेक्टर को खराब करता है, आपको दूसरी कंपनी में जॉब लेने की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि भाई अगर 9 o'clock हमको अगर शिफ्ट में आना है तो वी हैव टू कम बाय 8 में हमको घर से निकल जाना है, 1 घंटा ट्रैवलिंग करने लगेगा, देन 9 to 6 आपको काम करना है। ठीक है, इसके बीच में 2 बजे लंच होगा, लंच करना है। तो ये टाइम आपको डिसिप्लिन सिखाता है। दूसरा, आपको एम्प्लॉय 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 बिहेवियर ये भी सिखाता है कि हमको अच्छे वेल बिहेव करना है। ठीक है, हमको अनसेफ एक्ट नहीं करना है। ठीक है, हमको ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा कार्यक्षेत्र क्या हो जाए, हमारा अनसेफ हो जाए, मतलब असुरक्षित हो जाए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा आपको प्रिंसिपल हेनरी फॉर्ड ने दिया था, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ये होता है, देखो, द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है कि फर्स्ट मतलब वन एम्प्लॉय हैव वन बॉस। ठीक है, मतलब अगर मान लो एक माइंस मैनेजर है, अगर इसके नीचे प्रोडक्शन ऑफिसर है तो इस प्रोडक्शन ऑफिसर का एक ही बॉस है, वो है माइंस मैनेजर, रिपोर्टिंग मैनेजर। जो ये डायरेक्शन देगा वो काम इसको करना पड़ेगा। सिमिलरली अब प्रोडक्शन के ऑफिसर के अंदर में फर्दर आपको शिफ्ट इंचार्ज है, मान लो 3 शिफ्ट इंचार्ज है, राम, घनश्याम एंड श्याम। ठीक है, 3 शिफ्ट इंचार्ज है। अब जो राम है, जो आपका राम है, उसको आपको एक ही बॉस है। ठीक है, तो वही बोलता है, इससे क्या होता है, एक कमांड मिलेगी, 10 लोग 10 तरह का काम मैं इसमें नहीं देंगे। अंडरस्टैंड? तो आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो द मीन ऑफ एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस फॉलोड हिज कमांड। इफ एन एम्प्लॉय हैज टू फॉलो मोर देन वन बॉस, देयर बिगन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन कंफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या कंफ्लिक्ट आएगा और क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगला पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। देखो, whosoever is engaged in the same activity should have unified goal. This means the all person working in the company should have one goal, motion to having the either achieve the set goal easily। ठीक है, देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। जो अगला आपको फिफ्थ नंबर जो प्रिंसिपल है हेनरी फॉर्ड का, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मान लो कि राम जो है इज वर्किंग माइन ए, जो कि हमारा एक मेटल माइन है, और इस मेटल माइंस को मुझे कहा है आयरन ओर का। ठीक है, हमको जो प्रोडक्शन टारगेट दिया गया है टॉप मैनेजमेंट से, मतलब ओनर, CMD या फिर MD या फिर डायरेक्टर से ने एजेंट को आया कि हमको प्रोडक्शन 50 मिलियन
टन पर एनम करना है। ठीक है, तो जो हमारा एजेंट है ये आपको ट्रांसफ़र करेगा मैनेजर को, मैनेजर ट्रांसफ़र करेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर करेगा प्लानिंग को, प्लानिंग करेगा आपको ये करेगा फर्दर करेगा शिफ्ट इंचार्ज को, प्लानिंग करेगा अपने प्लानिंग टीम को। ठीक है, तो एक डायरेक्शन मिलती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिलती है सेम, दैट इज इसका भी एम 50 मिलियन टन है, इसका भी एम 50 मिलियन टन है, इसका भी एम 50 मिलियन टन है। अगर सब लोग का एम सेम रहेगा तो हमारा गोल अचीव होगा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। ओके, मतलब एक मैनेजमेंट में एक डायरेक्शन रहना। ठीक है ना। अब 6 नंबर आता है सब ऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसमें कहता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दिस इंडिकेट अ कंपनी शुड वर्क identically towards the interest of company rather than the personal interest, be subordinate to purpose of organization, this refer the whole chain of command in the company। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि मान लो कि हमारा एम था, द एम इज 50 मिलियन टन। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर इसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, कितना होगा 25/6 तो 4.18 आएगा लगभग। ठीक है, तो मतलब 4.18 मिलियन टन पर मंथ करना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। मान लो लेट एग्जांपल इसको मान लो 4.2 मिलियन टन पर मंथ करना है। ठीक है, तो आपका गोल था मंथली, मान लो आप एक नाइट में काम करते हो, मंथली टारगेट था 4.2 मिलियन टन पर मंथ। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्शन ऑफिसर है वो आपका प्लानिंग में को ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ही इज अ लेजी। लेजी मतलब एक्स एम्प्लॉय है, थ्योरी एक्स एम्प्लॉय है। आपको बताऊँ थ्योरी एक्स क्या होता है, वैसा एम्प्लॉय जिसको काम करने के लिए हमको रिवॉर्ड और पनिशमेंट देना पड़ता है। ठीक है, वो काम अपने मन से नहीं करते हैं। ठीक है, एज पर मैं बताऊँ आगे आपको इसको। तो इस केस में जो हमारा प्लानिंग टीम है वो इसको बाईपास करके हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स को बताएगा कि सर हमारा प्लानिंग सही है, इससे हम लोग 4.2 मिलियन टन नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका क्या मतलब, पर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलेगा। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा, टीम के लिए बेनिफिट होगा, कंपनी के लिए बेनिफिट होगा, वो काम होना है। ठीक है, इसीलिए बोलता है अगला प्रिंसिपल है सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई डाउट भी आ रहा है कि मतलब सिर्फ आप लोग सुन रहे हो? आर यू एंटिसिपेटेड एनी काइंड ऑफ डाउट? यू कैन आस्क मी नाउ इन द कमेंट बॉक्स। अनिल, प्रदीप, आशीष पटेल, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ओके, ठीक है। तो अब अगला प्रिंसिपल आता है रीन्यूमरेशन। रीन्यूमरेशन मतलब कि आप उसकी आपको कंपनसेशन दो, मोटिवेशन दो, रिवॉर्ड दो। ठीक है, दिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग वर्कर्स ऑफ द कंपनी। रिम्यूनरेशन कैन बी मॉनेटरी मतलब पैसा, ये नॉन मॉनेटरी, हाउएवर इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एफर्ट और हैव बीन मेड। मतलब जो भी एफर्ट लगाता है आपको उसके लिए उसका इंक्रीजमेंटल इन टर्म ऑफ पैसा या फिर इन टर्म ऑफ उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? In any company, the management or any authority responsible for decision-making process should be neutral. Okay, however, this depends upon size of organization. Henry Ford stressed on the point that there should be a balance between the hierarchy and division of power. मतलब कि आपको क्या करना है, सेंट्रलाइजेशन लाना है। मैनेजमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रल। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना आप यहाँ पे। हम्म, पहला इसमें दो वर्ड आता है, दो प्रिंसिपल है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन। मान लो ये हायरार्की है हमारा, ट्रायंगल इज द हायरार्की जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट
इज देयर और लोअर मैनेजमेंट इज देयर। सो क्या होता है, मान लो ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड टर्सरी जो होता है लोअर मैनेजमेंट। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, ओनली टॉप मैनेजमेंट टेक डिसीजन, ओनली टॉप मैनेजमेंट टेक डिसीजन। ओके। और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑथराइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, मतलब अपनी पावर्स को सब ऑर्डिनेट को दे देना। तो इसमें लोअर और मिडिल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं साइड पे, आपके प्लान को डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में, इसमें क्या होता है, हायर द पावर ऑफ टॉप मैनेजमेंट, और इसमें क्या होता है, इसमें लोअर द पावर ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड इंक्रीज द पावर ऑफ लोअर मैनेजमेंट। ओके, ये बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। अब आता है देखो डिसेंट्रलाइजेशन नीचे होगा नहीं, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट देयर, बट डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है। पटेल आशीष प्रदीप समझ आ रहा है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। Please write in the chat box. ओके, थैंक यू आशीष, मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। नाइन्थ प्रिंसिपल जो है वो है स्केलर चेन। देखो, फॉल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाईलाइट द हायरार्की स्टेप शुड बी फॉर्म ऑन टॉप टू लोअर, ठीक है। फॉर्म फॉर्म क्या बोला, हैंडी फॉर्मूला के ऊपर टॉप से लेके लोअर लेवल चेन होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी टू एवरी एम्प्लॉय नो देयर इमीडिएट सीनियर्स एंड शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट इफ नीडेड, मतलब और सभी लोगों को क्या होना चाहिए, एक ही लोग को रिपोर्ट करेगा और वो अपने बॉसेस को जानेगा, ठीक है। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कंपनी शुड मेंटेन ए वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर, हैव ए फेवरेबल वर्क कल्चर, द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वर्क प्लेस बूस्ट द पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। मतलब जो ऑर्डर मतलब कि आपको वेल डिफाइंड वर्क है, जो आपको KPI है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वही करना है, ठीक है ना। अब बता इक्विटी, एम्प्लॉयज शुड ट्रीटेड इक्वली रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टफुली, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर नो एम्प्लॉय फैक्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं सबको आपको इक्वली एक्शन एक्टिव लिखना है, ठीक है ना। अब आता है स्टेबिलिटी। व्हाट इज स्टेबिलिटी, एन एम्प्लॉय डिलीवर्स इज द बेस्ट और द फील सिक्योर देयर जॉब, इट इज ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी ऑफ देयर एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी लाना है, ठीक है, ताकि आपका जॉब स्टेबिलिटी बना रहे। इनिशिएटिव क्या होता है, द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट इनकरेज एम्प्लॉय टू मेक इनिशिएटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द इंटरेस्ट टू मेक द वर्स्ट, ठीक है ना। इस इंटरेस्ट से क्या होगा, आपको इनिशिएटिव लिया जाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट रिकॉर्ड मतलब क्या होता है कि आपको वहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। आपको क्या करना है, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, इसे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट द स्टॉप, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉय एंड बी सपोर्टिव टू ईच अदर रेगुलरली, डेवलपिंग ट्रस्ट मैनुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब इसमें पॉजिटिव आउटवर्क एंड वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए यहाँ पर स्प्रिट डी क्रॉप्स बोलता है, ठीक है। अगला आता है लिमिटेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, देखो, वेबर थ्योरी डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लेक्स चेंज इन द एनवायरनमेंट। क्लासिक थ्योरी इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनेशनल बिहेवियर थ्योरी, डज नॉट, ठीक है ना, फेल टू कंसीडर द एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब ये सारे लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन न्यू क्लासिकल थ्योरी। देखो, ये हमारा जो अभी 14th पर है, मैंने आपको सिर्फ स्लोली स्लोली इसलिए समझाया बिकॉज ये से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नाउ अब जो हम पढ़ रहे हैं ये थियोरेटिकल पार्ट है, जस्ट आपको नॉलेज में होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए, ओके। अब बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी। व्हाट इज न्यू क्लासिकल थ्योरी, आपने आप पिछला लेक्चर देख लो समझ जाओगे। न्यू क्लासिकल थ्योरी मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या होता है, न्यू क्लासिकल थ्योरी में क्या कहता है, हमारा इंसान का, मैन या जो भी इंसान वर्कर माइंड्स में काम करते हैं, इसके बिहेवियर को समझने को हम लोग बोलते हैं तरीके को
न्यू क्लासिकल थ्योरी। ओके, इट हैज जनरेटेड अवेयरनेस एंड वेल-बीइंग रोल ऑफ ह्यूमन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री। मतलब इसमें ह्यूमन फैक्टर कैसे रोल अदा करता है, कैसे रोल अदा करता है माइनिंग में, तो वहाँ पर कैसे काम हो रहा है, वर्कर का साइकोलॉजी क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ हम लोग न्यू क्लासिकल थ्योरी में जान पढ़ेंगे। ओके, दिस इज अप्रोच हैज गिवन आइडिया एंड टेक्निक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ह्यूमन बिहेवियर का बेटर अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ठीक है, द बेसिक फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी है, पहला द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल सिस्टम। आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिस्टम लाना है, मतलब कि डेमोक्रेटिक सिचुएशन, मतलब लोग अपने खुल के डिसीजन ले पाए, खुल के काम कर पाए, ऐसा नहीं वो प्रेशर में काम करे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सोशल सिस्टम। इट इज रिलेटेड टू इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन द वर्कर प्रोडक्टिविटी सेटिस्फैक्शन। आप जितना वहाँ पर सोशल रखेंगे, जितना अच्छा एनवायरमेंट रखेंगे, उतने अच्छे से माइंस में काम होगा। ओके, ज़्यादा आप टोकेंगे, ज़्यादा लोगों को आप मतलब लुक आफ्टर करेंगे, तो वहाँ पर क्या काम आपका डिले होगा बेसिकली। ओके, तो वैसा नहीं करना है। ओके, अगला है कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मोयो टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ओके, देखो एल्टन मोयो जो था 1980 से लेकर 1949 तक था, ये रिकमेंड किया द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिलेशन स्कूल को फादर बोलते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैनेजमेंट थॉट। देखो एल्टन मोयो जो था, उसने क्या किया कि अभी जो हमारा किस आप लोग सभी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में काम करते हो, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। क्या ये डिपार्टमेंट क्या करता है? ये डिपार्टमेंट आपको ह्यूमन का मानसिकता को पढ़ता है। ठीक है, और उससे कैसे काम करवाना है, कैसे मोटिवेट रखना है, उसको करता है। तो एल्टन मोयो जो था, वो बहुत सारा इसको बोलता है फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल। ठीक है, तो ये क्या किया, ही कंट्रीब्यूटेड टू डेवलप ऑफ द मैनेजमेंट थॉट टू यूनिक टू ट्रीटेड द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट को, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब कि एम्प्लॉय फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मतलब कि एम्प्लॉय वहाँ अच्छे से काम कर पाए, वैसा एनवायरमेंट बनाना है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इट वाज मोयो हु लीड देम द कनेक्टिंग द स्टडी ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हॉल्थ्रॉन प्लांट। हॉल्थ्रॉन प्लांट में 5 साल स्टडी किया to evaluate the attribute of psychological relation of worker on the job satisfaction. He is associate of the include John Doan। मतलब देखो आजकल में क्या हो रहा है, 5 डे वर्किंग कल्चर आ रहा है, 4 डे वर्किंग कल्चर आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपका वर्क लाइफ बैलेंस होता है। ओके, सिमिलरली पहले जमाना में, मतलब जब ये 1800 1900 के ईस्वी में साइंटिस्ट लोग ये देखना चाह रहा था वर्कर को कितना काम करवाते हैं और कैसे उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर आपका प्रोडक्टिविटी पे हैम्पर करता है। ओके, मेयो एंड हिज एसोसिएट केम टू द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम फेमस हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट। यहाँ जो हॉथोर्न प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट किया, देखो ये सारा रिकमेंडेशन दिया है। ठीक है, देखो पहला रिकमेंडेशन है द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय द वर्कर इज नॉट डिटरमाइन द फिजिकल कैपेसिटी बट बाय द सोशल नॉर्म्स। देखो उसकी फिजिकल ताकत के थ्रू आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर सोशल नॉर्म्स। वो कितना सोशल है, हाउ दे आर सोशल टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ दिस वर्कर। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड मतलब आपको क्या करना है, हर चीज़ में मॉनिटरिंग करना है। रिवॉर्ड मतलब पैसे से जोड़ के आपको रिवॉर्ड देना है। आप कुछ कागज का टुकड़ा या सर्टिफिकेट दोगे तो उससे लोग मोटिवेट उतना नहीं होता वर्किंग एनवायरमेंट में, ऐसा बोला जा रहा है। जनरली द वर्कर डू नॉट रिएक्ट इंडिविजुअल्स बट मेंबर्स ऑन ग्रुप्स। ठीक है, वर्कर जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, बट ग्रुप का मेंबर्स करता है। ठीक है, इनफॉर्मल लीडर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेटिंग द इन्फोर्सिंग ऑफ द ग्रुप। जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उसको सेट करते हैं। ये सारा एक ब्रीफ में बताया, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज में है। ठीक है, उसके बाद इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट आया। ओके, इसमें इट वाज डन टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन वर्कर प्रोडक्टिविटी। मतलब आप जो लाइट है, वो लाइट जितना अच्छा है तो उतना अच्छा काम होगा। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट टू ग्रुप फीमेल वर्कर लोकेटेड इन टू सेपरेट रूम एंड ईच ग्रुप परफॉर्मिंग द सेम टास्क एंड द रूम इक्वली इल्यूमिनेटेड द सेम इन द रूम टेम्परेचर एंड slowly the condition were changed mark the productivity after the period of 1.5 year it concluded that illumination doesn't affect the productivity। मतलब इसमें क्या 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद illumination से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, रिले असेंबली मतलब शिफ्ट ड्यूटी यहाँ पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मास इंटरव्यू प्रोग्राम क्या था? देखो ये सब क्या, ये सब इवोल्यूशन है। ये मतलब इवोल्यूशन मतलब कैसे मैनेजमेंट उभर रहा है, कैसे मैनेजमेंट बन रहा है, मैनेजमेंट थोड़ी कहाँ से आया। ठीक है, ये सारे आप चीज़ों को जैसे हो, यहाँ से आपको फिर आपके सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जो आपके सिलेबस में है। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में
नहीं है, मोयो नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा मोड़ा जान लेते हो, ओवरव्यू जान लेते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा आगे की थ्योरी समझने। जैसे मॉस्लो मॉस्लो थ्योरी अपने सब्जेक्ट का पार्ट है, उसका सारे क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट के पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग से कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मास इंटरव्यू प्रोग्राम जो 1928 से लेके 31 तक चला, इट वाज लॉन्च टू एक्सप्लोर एम्प्लॉय फीलिंग्स। दैट इज मतलब एम्प्लॉय कैसा फील करता है, ह्यूमन एटीट्यूड्स कैसा है, सेंटिमेंट्स कैसा है, बाय वर्कर सोशल ग्रुप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The worker were asked to express feeling and frankly to like their dislike the program to policy of management, working conditions, and behavior of their job bosses and workers. After few days was changed the attitude of worker. However, no reform reduced. The change was seen because of following reason. The worker thought the working conditions were changed because they complained, and they also feel that wages were the better than the wages cycle of the same level. देखो क्या हुआ, एक मास इंटरव्यू लिया गया, मतलब मास फीडबैक लिया गया कि आप वर्कर्स जो है वो कैसा फील करता है वहाँ पर काम करने के लिए। ओके, तो उससे क्या हुआ, फीडबैक से वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हुआ। ठीक है, अब आता है बैंक राइटिंग एक्सपेरिमेंट। बैंक राइटिंग एक्सपेरिमेंट, देखो ये सारे क्या एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जाके हमारा मॉस्को थ्योरी, हमारा ये मोयो थ्योरी चल रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। देखो ये मॉस्को हायरार्की रील्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरी का हमारा माइंड ब्रेन का सिलेबस पार्ट है। ठीक है, तो जस्ट आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। ये मॉस्लो जो है उससे पहले ये, ठीक है ना, ये आपको थ्योरी है, आप इसको पढ़ लेना अपने साथ में। ठीक है, ये सारा पॉइंट। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट ह्यूमन मोयो जो है वो ह्यूमन रिलेशंस को समझ पाया था। लेकिन मॉस्लो जो है वो साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड मोटिवेशनल थ्योरी दोनों थ्योरी डिफाइन करता है, इसलिए हमारे ये सिलेबस में है। ठीक है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई हमारे सिलेबस में है। ठीक है, वी दैट दैट पार्ट फ्रॉम देयर पार्ट टू द, जो अभी नीचे पढ़ेंगे ये सारे हमारे सिलेबस में। देन स्टार्टिंग द प्लानिंग पार्ट, द न्यू चैप्टर। ओके, so today we'll try to cover this topic whole. Okay, then we will starting tomorrow the planning part. प्रदीप, आपका सिलेबस जो है आपको मतलब अपलोड कर दिया गया, आप एक बार जाके देख लो वहाँ पे। ठीक है, दैट पार्ट यू विल बी फाइंड आउट देयर। ओके, एंड ऑल्सो आपसे रिक्वेस्टेड है कि एफएमसी रिस्ट्रिक्टेड का सिलेबस जो है वो डीजीएमएस हर साल लॉन्च नहीं करता है, वो एक गैजेट नोटिफिकेशन में अवेलेबल है। मैंने आपको आज मैं आपको दिखाया, मतलब मॉर्निंग क्लास जो इवनिंग के जो क्लासेस थे उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, आप डीजीएमएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हैं, लेकिन हमारे वो पोर्टल्स पे भी अपलोड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। So any doubt? I am giving you 1 minute to ask any doubt if you are facing.